शांति। दो सप्ताह से भी अधिक समय से हम अर्थशास्त्र इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। आज हम इसका समापन करेंगे। अर्थशास्त्र में, अर्थ व्यवहार में, अर्थव्यवस्था में दो पक्ष होते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। मैक्रो में देश की अर्थनीति, अर्थ विषयक कानून, अर्थशास्त्र की समझ, उसका अधिष्ठान और विश्व की आर्थिक स्थिति और अर्थ व्यवहार, ये सारी बातें आती हैं। ये अर्थनीति और जो मैक्रो स्तर की आज की अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से अमेरिका का प्रभुत्व है। जो विश्व संस्थाएं हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO का संगठन है, इवन यूनो का संगठन है, और उसके पीछे जो शक्तियां हैं वो चीन की हैं, अमेरिका की हैं, यूरोप की हैं, रशिया की हैं। इन सारे देशों का प्रभाव और ये जो विश्व संस्थाएं हैं, उनका प्रभाव भारत पर बहुत है। ये प्रभाव दृष्टि से लेकर नीति तक सर्वत्र है। दृष्टि से लेकर नीति तक का अर्थ क्या है? ये अर्थ केंद्रीय दृष्टि है। अर्थ के लिए, पैसे के लिए सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन इकोनॉमी, ऐसा मानने वाले और अर्थ के संदर्भ में ही सभी बातों का मूल्यांकन करने वाले, अर्थ प्राप्ति के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है, ठीक ही है, ऐसा मानने वाले अर्थ ही अब ये मूल दृष्टि काम केंद्र ही होती है, और उपभोग के लिए अर्थ प्राप्ति, ऐसा उसका समीकरण होता है। तो ये अर्थ केंद्रीय दृष्टि से जो जीवन व्यवस्था हुई है, वह भारत में भी स्थापित है। ये इसको हम कहेंगे कि मैक्रो लेवल पर भारत पर पश्चिमी देशों का अथवा सेमिटिक विचार का प्रभाव बहुत गहरे तक गया है। यह सर्वव्यापी है और अंदर बाहर सर्वत्र है। इस कारण से देश की जो अर्थनीति और बजट बनता है, उद्योग नीति बनती है, उत्पादन की नीति बनती है, बाजार की नीति बनती है, वो सारा का सारा अर्थ केंद्रीय जीवन दृष्टि के आधार पर ही है। इसलिए अधिकृत स्तर पर, माने कानून और शिक्षा और शासन प्रशासन, उसके अंतर्गत ये अर्थव्यवस्था, ये सारा का सारा अभी अभारतीय है, भारत के विरुद्ध है। ये तो हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। ये एकदम बदलना एकदम संभव ही नहीं है। छोटे छोटे आयामों को लेकर बदलना भी संभव नहीं है। इसका दूसरा मुद्दा, इसका मुख्य केंद्र जो है इसको प्रभावी बनाने का, वह हमारा शिक्षा क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन है। ये यहाँ अध्ययन अनुसंधान होता है, यहाँ पाठ्यक्रम बनते हैं, यहाँ सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। तो हमारे देश की यूनिवर्सिटीज पश्चिम की व्यवस्था से ग्रस्त हैं और अर्थ केंद्रीय जीवन दृष्टि का ही प्रभाव निर्माण करती है, उसको ही स्थापित करती है। और देश विगत 200 वर्षों से इसी प्रकार से चल रहा है। तो शिक्षा इसका बहुत प्रभावी माध्यम है। इस कारण से हम इसकी अवमानना या इसका अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं ठीक ना,
हम इसका प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, इसको स्वीकार करके ही चलना पड़ता है। हम उद्योग उसके विपरीत जाकर नहीं कर सकते, हम शिक्षा इसके विपरीत जाकर नहीं कर सकते, हम कानून इसके विपरीत नहीं बन सकते, नीतियां इसके विपरीत नहीं बन सकती, हम अपनी नीति से नहीं चल सकते। तो तो अर्थ केंद्रीय दृष्टि ये एक मैक्रो लेवल का एक उदाहरण है, माने एक आयाम है। दूसरा, शासन का नियंत्रण, ये भी उसका ही प्रभाव है। अर्थ केंद्री का प्रभाव दूसरे नंबर पर, लेकिन राजकीय आधिपत्य से ही देश चलता है, ये दृष्टि भी अभारतीय है। शासन ही सब कुछ करेगा, क्योंकि अर्थ अपने नियंत्रण में रहना चाहिए, इसलिए शासन का नियंत्रक होना ये अपने आप में अभारतीय विचार है। और इसलिए शिक्षा जिस प्रकार शासन से मुक्त नहीं है, उसी प्रकार से अर्थ क्षेत्र भी शासन प्रशासन से मुक्त नहीं है, वे नियंत्रण में ही चलता है। अब ये दोनों परस्पर कैसे हैं? अर्थ के बिना शासन नहीं चल सकता और शासन के बिना अर्थ नहीं चल सकता। इसलिए दो अनिष्ट आयामों की जिस प्रकार से सांठगांठ हो जाती है और एक दूसरे की सहायता करते हैं, उस प्रकार से ही ये है। लेकिन फिर भी शासन तंत्र और अर्थतंत्र, इनका टग ऑफ वॉर चलता रहता है। और हम जानते हैं यूरोपीय दृष्टि का भी ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। ब्रिटिश जब भारत में आए तो वे पैसे के लिए, धन के लिए, अर्थ के लिए राज्य शासन चाहते थे। इसी प्रकार से आज भी बहुत सिंपल स्टेटमेंट, एक सामान्य कथन भी, पैसे के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये आज की वास्तविकता है। चुनाव जीते बिना शासन नहीं हो सकता, सरकार नहीं बन सकती, और सरकार नहीं बनेगी तो फिर देश में कोई प्रभाव रहा ही नहीं। इसलिए शासन चाहिए, सरकार चाहिए, सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए अर्थ चाहिए। कितनी भी परिपक्व डेमोक्रेसी हो जाए तो भी बिना अर्थ के चुनाव जीतने की संभावना निर्माण नजदीक के भविष्य में तो नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षा भी ऐसी होगी नहीं। ये जो अर्थ का प्रभाव है वह शासन को भी अलग से कानून बनाने नहीं देगा, और शिक्षा को, शासन और अर्थतंत्र मिलकर शिक्षा को इसके विपरीत जाने की अनुमति देगा ही नहीं। स्वतंत्र होने की स्थिति ही निर्माण नहीं होगी। ऐसा ये तीनों क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, अर्थ क्षेत्र और शासन क्षेत्र, तीनों एक दूसरे का उपयोग करते हैं। उसमें शिक्षा तो किसी का उपयोग नहीं कर सकती, वो तो साधन ही बन गई है, क्योंकि वह भी अर्थ केंद्रीय दृष्टि से प्रभावित है और अर्थ केंद्रीय दृष्टि को ही प्रमोट करने वाली है, उसको ही स्थापित करने वाली है, वह तो साधन है। शासन भी कभी अर्थतंत्र का साधन ही बन जाता है और कभी वे अर्थतंत्र को नियंत्रण में रखते, ऐसे एक दूसरे के नियंत्रण में रहना, इसका टग ऑफ वॉर चलता रहता है। तो मैक्रो लेवल की जो स्थिति है वो तो देश की यह है। अब माइक्रो लेवल ये क्या होता है? हमारा अर्थ व्यवहार, रोज रोज का अर्थ व्यवहार, इसमें एक व्यक्ति का, कुटुंब का अर्थार्जन ये मुख्य विषय है। खर्च करना ये दूसरा विषय है। धन का, अर्थ का आदान प्रदान करना ये तीसरा विषय है। इतने मात्र से उसमें नीति, धर्म ये सब होना ये तो चौथा विषय है। परंतु अर्थ से संबंधित ये तीन विषय हुए: खर्च करना, कमाई करना, आदान प्रदान करना, नहीं व्यवहार करना। इस स्तर पर
अगर कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अब इसमें क्या कठिनाई है कि नौकरी करना, उद्योग करना, ये तो कानून के अंतर्गत ही होगा, ये शिक्षा के अनुकूल, शिक्षा के अनुसार ही होगा। हमारा मानस निर्माण करना ये शिक्षा के हाथ में है। ये मानस यदि दुर्बल रहा तो हम विज्ञापनों से आकर्षित होकर खर्च करेंगे, खरीदी करेंगे, ये भी है। खरीदी करने का कौशल क्या होता है ये कहीं सिखाया नहीं जाता। और उत्पादन उत्पादन और उपभोग ये दोनों ही बाजार जिसका उत्पादन करेगा, करने के लिए परामर्श देगा, उन्हीं का हम उपभोग करते हैं। तो उपभोग के लिए बाजार बाजार का उपयोग होता है, हम उसमें भी प्रभावित रहते हैं, मानसिक दृष्टि से भी प्रभावित हैं और व्यावहारिक परिस्थिति से भी प्रभावित हैं। क्योंकि अगर हम उसमें स्वदेशी स्वदेशी करते जाएंगे तो हमें उपभोग के लिए कोई वस्तु ही नहीं मिलेगी। अगर हम अभी अभी गाय का दूध का प्रचलन बढ़ रहा है, परंतु बाजार में स्थिति क्या है, मिलता ही नहीं है। अब सब समझदार लोग जानते हैं कि गाय दूध के प्रोडक्ट जितने बाजार में मिलते हैं, उतने बनने के लिए पर्याप्त दूध ही देश भर में नहीं है। उतने गाय तो क्या, गाय भैंस बकरी आदि जितने भी दूध देने वाले पशु आप गिनो, तो इतना दूध तो बाजार में उपलब्ध ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो फिर गाय के दूध की मिठाइयां इतनी ज्यादा मिलती कैसे हैं? समझदार लोगों को मालूम है कि ये तो नहीं हो सकता। तो फिर जो भी मिलता है वो मिलावट वाला, बनावटी ऐसा ही मिलता है। खाते नहीं है क्या? सब खाते हैं, क्योंकि मन की शिक्षा नहीं है। आकर्षण से मुक्त रहना ये तो हमसे होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी शिक्षा नहीं है, ऐसा संस्कार नहीं है, ऐसा गठन नहीं है। तो ये माइक्रो लेवल पर मन की दुर्बलता, अवसरों की अनुपलब्धता और ज्ञान की सही सही ज्ञान नहीं होना, ये सारे कारण तो हैं। इसलिए माइक्रो लेवल पर भी हम पराजित पराजित से ही रहते हैं। स्वदेशी का सिद्धांत कभी कभी तो बुद्धि में भी नहीं उतरता, कभी कभी इतने तर्क कुतर्क इसमें होते हैं, कभी कभी ज्ञान भी नहीं होता, और कभी कभी उतना, कभी तो क्या अधिकांश उसकी जिसको कहते हैं प्रतिबद्धता भी नहीं होती। अरे क्या है, मेरे सामने इतना आकर्षण है कि वो विदेशी होगा तो भी हम तो इसका प्रयोग करेंगे। कहाँ देश में मिलता कहाँ है, ये भी तो हम कितना सरलता से बोलते हैं। तो इसके लिए जो मूल्य निष्ठा चाहिए, जो देशभक्ति चाहिए, जो धर्मनिष्ठा चाहिए, जो संस्कारिता चाहिए, जो मनोबल चाहिए, वह नहीं है। और उपलब्धि नहीं है, वो भी तो है। तो हमारी स्थिति माइक्रो लेवल पर कैसी हो गई है, या हम सब समझते हैं, भाषण करते हैं सब। अब अधिकांश लोगों का अर्थार्जन का साधन अनर्थकारी ही होता है, अनिष्ट ही होता है। कौन इससे मुक्त रहेगा? अब संस्कृत में उक्ति है ना, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा आदमी है, वो तो पाप का आचरण क्यों नहीं करेगा, वो करना ही पड़ेगा उसको, इतना वो विवश है। भूखा रहकर तो नहीं हो सकता। तो हम तो इस अर्थार्जन के क्षेत्र में भूखों ही मर जाएंगे यदि इसके शरण में नहीं गए तो। ऐसी स्थिति है। तो माइक्रो लेवल पर ये सारे हमारे व्यवधान हैं। तो अर्थ के क्षेत्र में इधर तो हम अर्थ केंद्रीय जीवन दृष्टि और वैश्विक स्थिति के दबाव में कितने ट्रिलियन इकोनॉमी, ये वो इन सब की बात करते हैं, उसमें विकास की बातें करते हैं, वो सब करते हैं। इधर
विवशता और अज्ञान और दुर्बल मानसिकता और ये सब है। तो फिर ये अर्थकरी शिक्षा, अर्थशास्त्र की शिक्षा, अर्थव्यवस्था हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय शिक्षा की बात करने वाले अधिकांश लोग संस्कृति की बात तो करते हैं। संस्कृति जीवन मूल्यों की बात करती है, परंपरा की बात करती है, सज्जनता शिष्टाचार इसकी बात करती है। इसलिए संस्कृति के पक्ष की चिंता करने वाले सब उत्सव कैसे मनाना, त्योहार कैसे मनाना, हमारी वेशभूषा खान पान संस्कृति के अनुकूल कैसे रखना, हमारी हमारी नीति सदाचार शिष्टाचार तक सीमित हो जाता है। बड़ों के पैर छूना, स्तोत्र गाना, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना, पूजा करना, संस्कार विधि करना, महापुरुषों की कथाएं सुनना, ऋषि मुनियों की कथाएं सुनना, हमारे रंगमंच कार्यक्रम वैसे ही होंगे, हमारे विद्यालयों के दीवारों पर ऐसे चित्र होंगे, ऐसे श्लोक होंगे, ऐसे कथन होंगे, गीता पाठ की स्पर्धाओं का आयोजन करना, देशभक्ति के गीतों की स्पर्धाओं का आयोजन करना, ऐसी सारी सारी बाहरी बातों में उलझ गए हैं। तो संस्कृति का पक्ष महत्वपूर्ण है करके संस्कृति के लिए तो बहुत कुछ प्रयास भारतीय शिक्षा के प्रयास करने वालों के होते हैं। उसमें भी वो सतही स्वरूप का हो जाता है, उसमें भी वह भौतिक स्वरूप का हो जाता है, उसमें भी वह बाहरी दिखावा और शिष्टाचार और बहुत ही छोटे छोटे उपक्रम यहाँ तक सीमित हो जाता है। वहां भी वह केवल जानकारी पक्ष तक सीमित रह जाता है। मूल्य निष्ठा और धर्म और संस्कृति की गहरी समझ तो उसमें भी नहीं होती है। परंतु संस्कृति के पक्ष के लिए प्रयास करना वही भारतीय शिक्षा है। ऐसी बहुत बड़ी गलतफहमी सर्वत्र दिखाई देती है। सर्वत्र यज्ञ करो, पूजा करो, स्तोत्र गाओ, यह मैंने अभी भी बताया, और ऐसे अनेक 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 कार्यक्रम भी उसके होंगे। और भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा विद्यालय चलता है, समाज भी इससे ही आकर्षित हो जाता है और इसलिए हम और भी अधिक बलवान बनते। नहीं नहीं, समाज को भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे विद्यालय में प्रवेश इसलिए होते हैं कि यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, और संस्कार माने शिष्टाचार। ये हमारा समीकरण हुआ, सबका भी हुआ। परंतु गए बीते भी हम संस्कृति के पक्ष की तो चिंता करते हैं, परंतु समृद्धि का पक्ष तो बिल्कुल ही गायब है। समृद्धि के लिए अर्थकरी शिक्षा चाहिए, अर्थशास्त्र की शिक्षा चाहिए, अर्थ व्यवहार हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में अनुस्यूत होना चाहिए, हमारे मानस में अर्थ दृष्टि विकसित होनी चाहिए, अर्थ को लेकर संस्कार होने चाहिए, अर्थ को लेकर छोटी 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 बातों और क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। ये विषय पूर्ण रूप से गायब है। समृद्धि की चिंता नहीं करना, संस्कृति की चिंता करना और समृद्धि के लिए पूर्ण रूप से आज की जो सेमिटिक दृष्टि है उसके शरण में जाना। कभी कभार किसी ने प्रश्न उठाया तो इसमें तो कुछ नहीं किया जाता, ये तो हमारा काम नहीं है, आज ये कैसे चलेगा, ऐसा तो होगा ही। ऐसा करके हम समृद्धि के पक्ष को अभारतीय व्यवस्था के अंतर्गत छोड़ देते हैं। तो संस्कृति की चिंता करो, संस्कार दो, ये सब सिखाओ और फिर अभारतीय अर्थव्यवस्था के शरण में जाओ। तो ना तो संस्कृति रहती है, ना समृद्धि रहती है, और भारत बनने की संभावना नहीं रहती है। मैंने आज बहुत विपरीत बातों का ही उल्लेख इसलिए किया है कि हाँ, ये है, ऐसी स्थिति है।
इसका स्वीकार करना, इसका आकलन करना, इसका विश्लेषण करना, इसके कारण और परिणाम जानना, रोग का निदान और रोग के हिस्ट्री जानना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद उपचार की योजना की जाती है। इसलिए इन सारी बातों को, संस्कृति और समृद्धि को, दोनों को एक साथ संतुलित करके हम देखेंगे, तभी परम वैभव का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस बात को हमें पहले समझना चाहिए और फिर संस्कृति के अनुकूल, धर्म के अनुकूल अर्थशास्त्र की शिक्षा का घर में और विद्यालय में शिशु अवस्था से प्रारंभ करना चाहिए। इतना अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विषय है। इस अर्थशास्त्र को व्यवस्थित करने के लिए समाज शास्त्र का, धर्म शास्त्र का और अध्यात्म शास्त्र का ज्ञान होना, समझ होना, इसको आधार होना, इसके प्रकाश में ही हम अर्थशास्त्र को भी ठीक कर पाएंगे। ऐसा ये चारों बातों को बिठाना, राज्य व्यवस्था को अभी नहीं माना तो कोई बात नहीं, परंतु समाज शास्त्र, धर्मशास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, इन तीन शास्त्रों के साथ इसको जोड़ना, ये तो इसके आधार हैं। इसके समसंबंध में पर्यावरण शास्त्र जुड़ा है, आरोग्य शास्त्र जुड़ा है, विज्ञान जुड़ा है, तंत्र ज्ञान जुड़ा है। ये सारी बातें एक साथ आएंगी, तभी हम अर्थकरी शिक्षा और अर्थशास्त्र की शिक्षा को ठीक कर पाएंगे। लेकर छोटे से छोटे व्यवहार और संस्कार, ऐसा सारा ध्यान में लेकर फिर यदि हम इसके पाठ्यक्रम की ओर तथा शिक्षा की ओर जाते हैं तो कुछ होगा। ये विषय दुर्लक्षित होने जैसा नहीं है, यह विषय उपेक्षित होने जैसा नहीं है। हमें इसके बारे में बहुत अधिक अध्ययन और प्रयोग दोनों ही करने चाहिए। अध्ययन के बिना प्रयोग ट्रांजिटरी होंगे, प्रयोग के बिना अध्ययन केवल हाइपोथेटिकल होगा। दोनों ही बातें एक साथ चलनी चाहिए, तभी ये बात होगी। और समृद्धि और संस्कृति दोनों विषय एक साथ चलने चाहिए, दोनों ही एक दूसरे के साथ समायोजित होना, दोनों का एक दूसरे को के लिए उपकारक और पूरक होना, सहयोगी होना, ये अत्यंत आवश्यक है। अब ये बात सरल नहीं है, ये तो ठीक है, परंतु सरल होगा तभी करेंगे ऐसा तो नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का ये दायित्व जरूर बनेगा कि कठिन और कॉम्प्लिकेटेड, उलझी हुई बातों को सरल बनाकर प्रस्तुत करो। कार्य योजना के लिए, काम करने के लिए, व्यवहार के लिए सरल से सरल, छोटी से छोटी बातों को प्रिस्क्राइब करने से प्रारंभ करो। या ये शुरुआत है, लेकिन मानस निर्माण करो, ये उससे भी पहले आवश्यक है। इसलिए अर्थशास्त्रीय संस्कार, अर्थशास्त्रीय व्यवहार, अर्थशास्त्रीय मानस, अर्थशास्त्रीय बुद्धि और अर्थशास्त्रीय दृष्टि, इन सब को एक साथ विचार करके अर्थकरी शिक्षा का आयोजन। ऐसा ये विषय बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि इस विषय में हम अध्ययन, चिंतन और व्यवहार में परिवर्तन यदि जितना हो सकता है उतना करते जाएंगे तो कठिन लगने वाली बातें सरल होती जाएंगी और असंभव लगने वाली बातें कठिन होंगी और कठिन से फिर सरल होंगी। ऐसा ये क्रम होगा। ये निरंतर चलने वाला कार्य है, व्यवहार का है, प्रयोग का है। इसलिए हमें प्रयोग से शुरुआत करनी चाहिए, अध्ययन से उसको पुष्ट करते जाना चाहिए और परिवर्तन की आकांक्षा रखनी ही चाहिए। फिर से मैं कहूंगी, कल कहा था, परसों कहा था, हमें विश्वास, अध्ययन और धैर्य, ये तीनों बातों की आवश्यकता है। इसलिए हमें इस विषय में
लगे रहना चाहिए। यही रुकते हैं। कल मुझे लगता है मधुसूदन जी की प्रस्तुति है। और हाँ आहे तो हाँ, और परसों प्रश्नोत्तर, और फिर हाँ, मुझे एक और बात भी कल या परसों बताने लायक लगी थी। हम लोग रविवार को सप्ताह का आखिरी दिन मानकर उस दिन प्रश्नोत्तर रखते हैं, और सोमवार से शांति पाठ भी सोमवार से नया शुरू करते हैं नए सप्ताह के प्रारंभ के लिए। भारत में सप्ताह का प्रथम दिन रविवार है और अंतिम दिन शनिवार है। क्या हम भी ये परिवर्तन कर सकते हैं? शनिवार को आखिरी दिन मानना, उसको प्रश्नोत्तरी का दिन कहना, शुक्रवार को प्रस्तुति करना, रविवार से नया सप्ताह शुरू करना, इतना परिवर्तन तो हम कर सकते हैं। अगर आपकी सहमति हो तो हम रविवार से प्रथम दिन का प्रारंभ करेंगे। अभी यहाँ पूर्ण करते हैं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्कार।